Hello friends, hi, this is Impulse IS Academy, a way to success. I have an information for you. You can follow us on YouTube as Impulse IS Academy, Facebook, Instagram as Impulse IS, Twitter as Impulse IS @Impulse IS, Telegram. And if you have some queries, you can email us on impulseisacademy@gmail.com. You can also call us on 9977234435. So friends, we are having a series on polity in which we are covering all important topics. So in this series, it is second lecture. In this video we will talk about evolution of Indian Constitution. First of all, I have a request. Those who didn't subscribe our channel Impulse IS Academy, please do subscribe Impulse IS Academy so that you will get notification for the upcoming videos. सो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एवोल्यूशन किन एक्ट्स के द्वारा किया गया है। उनमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, दीज आर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1906 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या रिपोर्ट 1919, राइट, जिसे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के नाम से भी हम जानते हैं। So friends, in this video we will talk about the Government of India Act 1919, जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली बात की गई थी डायरकी की, यूनिटरी स्ट्रक्चर की और नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो हम ब्रीफ में बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल होगी। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि एडविन मॉन्टेगू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वह थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जो कि वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल उस टाइम पे इंडिया के थे। बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, उसके फीचर्स की। इसमें जो सब्जेक्ट्स थे उनका डिवीज़न किया गया था, जिसे हम डायरकी भी बोलते हैं। सेंट्रल सब्जेक्ट थे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट रिजर्व करके रखे गए थे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के लिए भी सब्जेक्ट्स कुछ रिजर्व किए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कभी एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, राइट। चाहे भाई आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एमपीपीएससी दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जो एवोल्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आपको करना ही होगा, और जो कि स्कोरिंग होता है क्योंकि इसमें फैक्ट ही फैक्ट होते हैं। आपने एक बार उसको पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, मेन फीचर्स की बात करें तो इसमें डायरकी की बात की गई थी, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट थे और ट्रांसफर्ड थे। रिजर्व क्या था? जो कि एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर के द्वारा, हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर होता था। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात करें तो एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर थे उनकी सहायता से गवर्नर इसको एडमिनिस्टर करता था, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ और फीचर्स की, जिसमें बाईकैमरलिज्म यूज़ किया गया था, जिसमें अपर हाउस होता था, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते थे, और लोअर हाउस होता था जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जैसे कि अभी विधानसभा और पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा हो गया, राइट। सो जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर है वो हम डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज़ करते थे। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को टोटली हटा दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। पहले इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बाईकैमरलिज्म आ गया था, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होते थे, और मेंबर्स को हम डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज़ करते थे, जो हमारी पॉपुलेशन जो हमें रिप्रेजेंट करते थे इन द पार्लियामेंट, राइट। और कुछ फीचर्स की बात करें तो इट रिक्वायर्स दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। मतलब जो टोटल 6 मेंबर्स होते थे वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसमें से
3 मेंबर्स इंडियन होंगे। और इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव by providing separate electorates for 6 Indian Christian, Anglo-Indians and Europeans। तो सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया था बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और इसने फ्रेंचाइज को भी अप्लाई किया था। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देना, और पहले हर इंसान वोट नहीं दे सकता था, लेकिन जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता था, टैक्स देता था या एजुकेशन था, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में फ्रेंचाइज को ग्रांट किया गया था। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स की। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। Hence, a Central Public Service Commission was set up in 1926 for recruiting civil servant। तो पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया ताकि जो सिविल सर्वेंट हैं वो रिक्रूट किए जा सकें। और पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया था इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। नाउ इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर। कैसे, देखिए पहले क्या होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक ऑफिस होता था जो कि रिस्पॉन्सिबल था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में, और उसका ऑफिस लंदन में था। जैसे जैसे इनका काम बढ़ता गया तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनने एक हाई कमिश्नर का नया ऑफिस बनाया, जिससे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है उसका जो वर्कलोड है वो कम हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। Now, it provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of it coming into force। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, उस एक्ट का फीडबैक या उसकी जो वर्किंग है उसको देखने के लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, उसका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एवोल्यूशन और एनालिसिस के लिए, इंक्वायरी के लिए साइमन कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन था उसको अपॉइंट किया गया था। बात करें फेलियर ऑफ मॉनफॉर्म रिफॉर्म की, जिसमें डिफेक्ट था इनहेरिटेंस इन द एक्ट, एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस थे जिसमें नेहरू कमेटी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है। हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे साइमन कमीशन की, नेहरू कमेटी की, कम्युनल अवार्ड की, पूना पैक्ट की। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये अभी आप देख लीजिए कि जो एक्सटर्नल सर्कमटेंसेस थे जिसमें साइमन कमीशन है, नेहरू कमेटी रिपोर्ट है, पब्लिकेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, इसके कारण ये जो मॉनफॉर्म रिफॉर्म था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, फेल माना गया। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट you all that please subscribe Impulse IAS Academy so that you will get notification for the upcoming videos. Thank you so much.